नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जंक्शन पर। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित, भावुक और अमर प्रेम कथा डॉ. धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। यह कहानी है इलाहाबाद के शांत बौद्धिक वातावरण में पनपे उस प्रेम की जो देह की सीमाओं से परे था, लेकिन आदर्शों और सामाजिक बंधनों की वेदी पर ऐसा चढ़ा कि सब कुछ बिखर कर रह गया। आइए जुड़ते हैं चंदर, सुधा, बिनती और पम्मी के इस अविस्मरणीय सफर से, केवल स्टोरी जंक्शन पर। इलाहाबाद की वह शाम बेहद शांत और बौद्धिक गरिमा से भरी हुई थी। गंगा और यमुना के संगम वाले इस ऐतिहासिक शहर में यूनिवर्सिटी का इलाका अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। कटरा की शांत गलियां, बड़े बड़े लॉन वाले पुराने बंगले और वहां रहने वाले प्रबुद्ध परिवारों की दिनचर्या में एक विशेष प्रकार का ठहराव था। इसी वातावरण में डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल का घर था। शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। वे जितने गंभीर और अध्ययनशील थे, स्वभाव से उतने ही सरल और स्नेहशील भी थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उनके परिवार का केंद्र बिंदु थी उनकी इकलौती बेटी सुधा। सुधा अल्हड़, चंचल, निष्कपट और जीवन से भरपूर एक ऐसी युवती थी जिसके हंसने मात्र से पूरे घर में जैसे प्राण फूंक जाते थे। उसी घर का एक अभिन्न अंग था चंदर। चंदर विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर था और डॉ. शुक्ल का सबसे प्रिय और होनहार शिष्य। डॉ. शुक्ल उसे अपने बेटे से बढ़कर मानते थे। चंदर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन प्रतिभा, स्वाभिमान, उच्च आदर्शों और गंभीर व्यक्तित्व में उसका कोई सानी नहीं था। चंदर का डॉ. शुक्ल के घर में आना जाना किसी बाहरी व्यक्ति जैसा नहीं था। वह घर के हर काम, सुधा की पढ़ाई, यहाँ तक कि रसोई और बागवानी तक के मामलों में परिवार के सदस्य की तरह शामिल रहता था। सुधा और चंदर के बीच का संबंध बचपन की सहजता और अनकहे विश्वास की मजबूत नींव पर टिका था। सुधा पूरे अधिकार से चंदर पर अपना गुस्सा जाहिर करती, उसे आदेश देती और चंदर भी उसकी हर बाल सुलभ जिद और नटखटपन को बड़े ही धैर्य और अपनत्व के साथ संभालता था। उस दिन भी जब चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर प्रोफेसर साहब के बंगले पर पहुंचा तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। चंदर सीधे बैठक से होते हुए भीतर के दालान की ओर बढ़ा। बरामदे में किताबें बिखरी पड़ी थी। चंदर ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए और ऊपर की मंजिल पर स्थित सुधा के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। सुधा खिड़की के पास बैठी बाहर की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर रोज जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी उदासी और बेचैनी छाई हुई थी। चंदर ने कमरे में प्रवेश किया और सहज भाव से उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सुधा ने पलटकर चंदर को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी शिकायत थी जो केवल उसी पर की जा सकती थी जिसे इंसान अपनी पूरी दुनिया मान चुका हो। सुधा ने तल्खी भरे लहजे में चंदर से कहा कि वह इतनी देर से क्यों आया, जबकि उसे पता था कि आज उसके पिता किसी काम से बाहर गए हैं और वह पूरे दिन घर में अकेली थी। चंदर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि सुधा का गुस्सा कभी नफरत का नहीं, बल्कि उसके अत्यधिक अधिकार और प्रेम का ही एक रूप था। उसने बड़े ही शांत स्वर में सुधा को समझाया कि यूनिवर्सिटी में कुछ शोध कार्यों और लाइब्रेरी के जरूरी काम की वजह से उसे देर हो गई। चंदर की उस शांत और गंभीर आवाज ने सुधा के गुस्से को पिघला दिया। वह अपनी जगह से उठी और चंदर के लिए चाय बनाने नीचे चली गई। जब सुधा चाय लेकर लौटी तो दोनों छत की मुंडेर के पास आकर बैठ गए। शाम ढल रही थी और इलाहाबाद के आसमान पर लालिमा और नीलिमा का अद्भुत संगम बिखर रहा था। दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज और पेड़ों के झुरमुट के बीच से छनती ठंडी हवा के बीच दोनों के बीच एक लंबा मौन छा गया। यह मौन किसी अजनबीपन का नहीं था, बल्कि उस गहरे एहसास का था जिसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। चंदर मन ही मन सोच रहा था कि सुधा उसके जीवन में क्या स्थान रखती है। क्या यह केवल एक गुरु की बेटी के प्रति उसका कर्तव्य था, या फिर उसके हृदय की गहराइयों में सुधा के लिए कोई ऐसा पवित्र भाव जन्म ले चुका था जिसे सांसारिक भाषा में प्रेम कहा जाता है। लेकिन चंदर का अंतर्मन हमेशा अपने आदर्शों और नैतिकता के भारी बोझ तले दबा रहता था। वह डॉ. शुक्ल के उपकारों का इतना ऋणी था कि वह कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि सुधा के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार की ऐसी भावना जागे जिसे समाज या उसके गुरु अनुचित समझे। सुधा ने उस खामोशी को तोड़ा। उसने चंदर की ओर देखते हुए बड़े ही सीधेपन से पूछा कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वह कहीं दूर प्रोफेसर बनकर चला जाएगा, तब उसका क्या होगा?
क्या चंदर उसे पूरी तरह भूल जाएगा? इस प्रश्न ने चंदर के दिल को भीतर तक झकझोर दिया। उसने सुधा की ओर देखा। सुधा की आंखों में भविष्य की एक अनजानी सी दहशत थी। चंदर ने खुद को संभाला और बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी मोड़ लें, लेकिन कुछ आत्मीय रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल, समय और दूरी से परे होते हैं। उनका यह संबंध किसी सांसारिक लेन देन या औपचारिक बंधन का मोहताज नहीं है, बल्कि यह आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। सुधा उस समय चंदर के इस दार्शनिक उत्तर की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उसे चंदर की बातों से एक असीम सुरक्षा और शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि जब तक चंदर उसके साथ है, उसके जीवन में कोई भी दुख या संकट नहीं आ सकता। परंतु नियति ने उन दोनों के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वह शाम ढल गई, रात का अंधेरा घिर आया, लेकिन उस छत पर बैठे दो युवा दिलों के बीच आदर्श, भावना और भविष्य के अनसुलझे सवालों की जो नींव पड़ी, वह आगे चलकर प्रेम, त्याग, पाप और पश्चाताप का एक ऐसा भंवर बनने वाली थी जिसमें सब कुछ स्वाहा होने वाला था। चंदर और सुधा के बीच एक ऐसा आत्मिक रिश्ता बन चुका था जो शब्दों और सामाजिक सीमाओं से परे था। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इस शांत घर में एक नया पात्र प्रवेश करता है और चंदर के अंतर्मन में भावनाओं की एक नई हलचल शुरू होती है। इलाहाबाद के उस पुराने और शांत बंगले में कुछ दिन बहुत तेजी से बीत गए। यूनिवर्सिटी में इम्तिहानों का दौर शुरू होने वाला था और चंदर का अधिकांश समय अपनी रिसर्च और लाइब्रेरी के भारी भरकम संदर्भ ग्रंथों के बीच गुजर रहा था। इसके बावजूद दिन का एक पहर ऐसा जरूर होता था जब उसके कदम अपने आप डॉ. शुक्ल के घर की तरफ मुड़ जाते थे। यह कोई नियम नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्वाभाविक आदत बन चुकी थी जिसे तोड़े बिना चंदर का दिन पूरा नहीं होता था। एक दोपहर जब चंदर डॉ. शुक्ल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य द्वार पर तांगे से कुछ सामान उतारा जा रहा था। घर के भीतर सामान्य दिनों से ज्यादा चहल पहल थी। चंदर जब बैठक से होते हुए भीतर के आंगन में गया तो उसने देखा कि डॉ. शुक्ल के साथ एक बेहद शांत, संकोची और दुबली पतली किशोरी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकोच और भय था, मानो वह किसी बिल्कुल अनजान दुनिया में आ गई हो। डॉ. शुक्ल ने चंदर को देखते ही बड़े ही आत्मीय भाव से उसका परिचय उस लड़की से कराया। वह लड़की बिनती थी, सुधा की मौसेरी बहन। गांव में परिवार की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उसे कुछ समय के लिए इलाहाबाद में डॉ. शुक्ल के संरक्षण में भेजा गया था ताकि वह यहाँ रहकर कुछ पढ़ लिख सके और सिलाई कढ़ाई सीख सके। बिनती सुधा से स्वभाव में बिल्कुल उलट थी। जहाँ सुधा बात बात पर हंसने वाली, अपने अधिकारों को लेकर मुखर और चंचल थी, वहीं बिनती एक अत्यंत दब्बू, ग्रामीण और संकोची स्वभाव की लड़की थी। वह नजरें उठाकर बात करने में भी झिझकती थी। घर में आते ही उसने खुद को एक कोने तक सीमित कर लिया और सुधा तथा डॉ. शुक्ल की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। चंदर के आने पर बिनती ने जिस तरह सिर पर आंचल खींचकर उसे प्रणाम किया, चंदर को उसके इस सीधेपन और ग्रामीण सादगी ने भीतर तक प्रभावित किया। चंदर ने बड़े भाई के स्नेह से बिनती से कुछ सामान्य बातें पूछीं, लेकिन बिनती केवल हाँ या ना में सिर हिलाकर रह गई। सुधा उस समय कमरे में आई और चंदर को देखकर अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ खिलखिला पड़ी। उसने चंदर से कहा कि अब घर में बिनती के आ जाने से उसे एक सहेली मिल गई है और अब चंदर को उसकी हर जिद मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उस हंसी मजाक के पीछे सुधा की आंखों में एक बात बिल्कुल साफ थी। वह चंदर पर अपने एकाधिकार को लेकर पहले जितनी ही सजग और संवेदनशील थी। शाम को जब शुक्ल अपने कमरे में विश्राम करने चले गए तो चंदर, सुधा और बिनती छत पर बैठे। मौसम में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। दूर क्षितिज पर ढलते सूरज की किरणें इलाहाबाद की पुरानी इमारतों पर एक पीली चादर बिछा रही थीं। उस शाम बातचीत के दौरान चंदर ने महसूस किया कि सुधा और बिनती के बीच का रिश्ता केवल बहनों का नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व की पूरक जैसी थीं। सुधा जहां अधिकार जताने में विश्वास रखती थी, वहीं बिनती केवल त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। चंदर ने बातों बातों में बिनती से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि बिनती को बुनियादी हिंदी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ही ज्ञान है, तो चंदर ने सहज भाव से कहा कि वह रोज शाम को आकर उसे भी पढ़ाया करेगा। यह सुनते ही बिनती की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए।
उसके लिए चंदर जैसे विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति का ऐसा अपनत्व दिखाना किसी अप्रत्याशित वरदान जैसा था। लेकिन उसी क्षण चंदर की नज़र जब सुधा पर पड़ी तो उसने देखा कि सुधा के चेहरे का रंग हल्का सा उड़ गया था। सुधा ने उस बात का कोई विरोध नहीं किया, न ही उसने कोई तीखी टिप्पणी की, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी असुरक्षा की छाया तैर गई। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि चंदर का ध्यान, उसका समय या उसका स्नेह उसके अलावा किसी और पर भी उसी गहराई से केंद्रित हो। चंदर ने सुधा के इस मौन तनाव को तुरंत भांप लिया। वह जानता था कि सुधा का दिल कांच की तरह साफ और नाजुक है। जब बिनती नीचे पानी लेने गई तो चंदर ने सुधा के पास जाकर बहुत ही कोमल और गंभीर स्वर में उससे बात की। उसने सुधा को समझाया कि बिनती उसके परिवार की है और एक बेसहारा बहन को सहारा देना उन दोनों का साझा कर्तव्य है। सुधा ने चंदर की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई छल नहीं था, केवल एक असीम पवित्रता और आदर्शवाद था। सुधा ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर फिर से वही स्वाभाविक मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि वह जानती है कि चंदर जो भी करता है सही ही करता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि कभी कभी उसका मन न जाने क्यों एक अजीब से डर से घिर जाता है, जैसे कोई उससे उसकी सबसे अनमोल वस्तु छीनने आ रहा हो। चंदर उस रात जब अपने कमरे पर लौटा तो उसके दिमाग में सुधा और बिनती दोनों के चेहरे घूम रहे थे। एक तरफ सुधा का वह अगाध, निश्चल और अधिकारपूर्ण प्रेम था और दूसरी तरफ बिनती की वह मूक, समर्पित और आदरयुक्त दृष्टि। चंदर अपनी मेज पर रखी किताबों को खोलकर बैठ तो गया, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह सोचने लगा कि जीवन के आदर्श और मानवीय भावनाएं कितनी जटिल होती हैं। वह खुद को एक आदर्शवादी, नीतिवान और संयमित पुरुष मानता था, लेकिन इस घर की चारदीवारी के भीतर भावनाओं का जो जाल धीरे धीरे बुना जा रहा था, वह उसे भीतर ही भीतर एक अनजाने द्वंद्व की ओर खींच रहा था। उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि बिनती का यह शांत प्रवेश और सुधा की वह हल्की सी असुरक्षा आने वाले दिनों में उस विशाल तूफान की केवल एक हल्की सी आहट थी, जो उन तीनों के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां से चंदर और सुधा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। इलाहाबाद में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ों से सूखे पत्ते झड़ रहे थे और शाम होते ही कटरा की सड़कों पर हल्का कोहरा छाने लगता था। धीरेन्द्र शुक्ल के बंगले में दिनचर्या सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन डॉ. शुक्ल के चेहरे पर पिछले कुछ दिनों से एक विशेष प्रकार की गंभीरता और चिंता दिखाई दे रही थी। वे अक्सर अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किसी गहरे विचार में डूबे रहते थे। एक दिन जब चंदर हमेशा की तरह शाम को शोध के कुछ दस्तावेज लेकर डॉ. शुक्ल के पास पहुंचा तो प्रोफेसर साहब ने उसे अपने पास बिठा लिया। उन्होंने चंदर की पीठ पर हाथ रखा और बड़े ही अपनेपन के साथ कहा कि अब सुधा बड़ी हो चुकी है और एक पिता के रूप में उनका सबसे बड़ा कर्तव्य सुधा के लिए एक योग्य वर तलाशना है। यह सुनते ही चंदर के सीने में एक अजीब सी टीस उठी, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व की जमीन खींच ली हो, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने अपने आदर्शों के आवरण को कसकर थामे रखा और बड़े ही संयत स्वर में डॉ. शुक्ल की बात का समर्थन किया। डॉ. शुक्ल ने बताया कि उनके एक पुराने मित्र, जो एक बड़े पद पर आसीन थे, उनके सुपुत्र कैलाश का प्रस्ताव सुधा के लिए आया है। लड़का सुंदर, संभ्रांत परिवार से और विलायत से पढ़कर आया हुआ एक सफल व्यक्ति था। सामाजिक प्रतिष्ठा, धन और कुल, हर दृष्टि से वह सुधा के लिए एक आदर्श मैच माना जा सकता था। शुक्ल ने चंदर की ओर देखते हुए कहा कि वे इस मामले में उसकी राय को अंतिम मानते हैं और चाहते हैं कि चंदर खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाए और सुधा को इसके लिए तैयार करे। चंदर के सिर पर मानो वज्रपात हुआ। जिस सुधा को उसने अपने प्राणों से बढ़कर चाहा था, जिसे उसने अपने मन के मंदिर में देवी की तरह पूजा था, आज उसी सुधा का हाथ किसी और के हाथ में सौंपने की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। चंदर चाहता तो उसी पल डॉ. शुक्ल के चरणों में गिरकर अपने और सुधा के प्रेम को स्वीकार कर सकता था, लेकिन चंदर का अहंकार, उसका स्वाभिमान और उसका झूठा आदर्शवाद उसके आड़े आ गया। उसने सोचा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है, एक अनाथ है, और डॉ. शुक्ल के उपकारों का बोझ उसके सिर पर इतना अधिक है कि अगर उसने सुधा का हाथ मांगा तो समाज कहेगा कि उसने अपने गुरु के विश्वास की हत्या कर दी।
उसने अपनी सच्ची भावनाओं को त्याग और कर्तव्य के नाम पर कुचलने का भयानक फैसला कर लिया। उस रात जब चंदर ऊपर छत पर गया तो सुधा वहां पहले से मौजूद थी। सुधा को अपने पिता की इस योजना की हल्की सी भनक लग चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। चंदर जैसे कि उसके पास पहुंचा, सुधा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने चंदर का हाथ थामते हुए कांपती आवाज में कहा कि वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसका तन, मन, आत्मा और पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ चंदर का है। उसने चंसर से मिन्नत की कि वह बाबूजी से साफ साफ कह दे कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। लेकिन उस क्षण चंदर पर अपने तथाकथित देवत्व का ऐसा भूत सवार था जिसने उसे अंधा कर दिया था। चंदर ने सुधा के आंसुओं को पोंछते हुए बेहद कठोर और दार्शनिक अंदाज में समझाना शुरू किया। उसने सुधा से कहा कि उनका प्रेम सांसारिक विवाह के बंधनों से कहीं ऊपर है। विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि उनका संबंध आत्मिक है। अगर वह कैलाश से विवाह करेगी तो उसके पिता का मान बढ़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी और उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सुधा ने फटी फटी आंखों से चंदर को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही चंदर है जिसकी एक मुस्कान के लिए वह अपनी जान दे सकती थी। सुधा ने तड़पते हुए कहा कि उसे किसी सामाजिक प्रतिष्ठा या महलों की चाह नहीं है। वह चंदर के साथ एक टूटी झोपड़ी में भी स्वर्ग जैसा सुख पा सकती है। उसने चंदर से भीख मांगी कि वह उसे इस तरह किसी दूसरे पुरुष के हवाले न करे, मगर चंदर टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी भावनात्मक क्रूरता की पराकाष्ठा करते हुए सुधा को अपने ही प्यार की दुहाई दी। उसने कहा कि अगर सुधा सचमुच उससे प्रेम करती है तो उसे अपने पिता की खुशी और उसके आदर्शों के लिए इस विवाह को स्वीकार करना होगा। चंदर ने यहाँ तक कह दिया कि यदि सुधा ने इनकार किया तो वह हमेशा के लिए उसका मुंह देखना छोड़ देगा। चंदर की इस अंतिम बात ने सुधा की रीढ़ तोड़ दी। जिस पुरुष को उसने अपना सब कुछ माना था, जब उसी ने उसे त्यागने की कसम खा ली तो सुधा के भीतर का सारा प्रतिरोध समाप्त हो गया। उसने एक बुझी हुई आवाज में कहा कि यदि चंदर की यही इच्छा है तो वह अपनी बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल चंदर की होगी। उस रात जब चंदर बंगले से बाहर निकला तो इलाहाबाद की सर्द रात का सन्नाटा उसे डसने लगा। उसने खुद को एक महान त्यागी के रूप में साबित तो कर दिया था, लेकिन उसके अंतर्मन में एक चीख गूंज रही थी, एक ऐसा अपराध बोध जो आने वाले समय में उसे गुनाहों का देवता बनाने वाला था। कैसे चंदर ने अपने झूठे आदर्शवाद और त्याग के दंभ में आकर सुधा को कैलाश से विवाह करने के लिए विवश कर दिया था। अब कहानी उस दौर में प्रवेश करती है जहां त्याग का यह घाव रिसकर जहर बनने लगता है। इलाहाबाद के उस बंगले में जहां कभी हंसी और मासूमियत की किलकारियां गूंजती थीं, अब शहनाई की आवाजें गूंजने लगी थीं। घर के बाहर तंबू तन चुके थे, रंग बिरंगी रोशनियों से पेड़ सज चुके थे और रिश्तेदारों की गहमागहमी बढ़ गई थी। डॉगो धीरेन्द्र शुक्ल अपनी इकलौती बेटी के विवाह की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त थे। वे बेहद खुश थे कि उनकी बेटी को एक उच्च, संभ्रांत और सुयोग्य परिवार में ब्याहा जा रहा है। लेकिन उस पूरे उत्सव के केंद्र में खड़ी सुधा किसी जीती जागती मूर्ति की तरह शांत, निस्तेज और भावहीन हो चुकी थी। उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी, न गुस्सा, न शिकायत। उसने मेहंदी रचवाई, हल्दी लगवाई और शादी के भारी लहंगे को पहन लिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। वह जो कुछ भी कर रही थी वह किसी उत्साह से नहीं, बल्कि चंदर द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए कर रही थी। चंदर शादी की हर व्यवस्था को खुद संभाल रहा था। वह मेहमानों के स्वागत से लेकर सामान की खरीद फरोख्त तक हर जगह सबसे आगे खड़ा दिखाई देता था। लोग उसकी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, लेकिन उस मुस्तैदी के पीछे चंदर का अंतर्मन हर क्षण जल रहा था। जब भी उसकी नज़र सुधा पर पड़ती, उसका कलेजा कांप उठता। सुधा की वह सूनी आंखें बिना कुछ कहे चंदर के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा रही थीं। विवाह की रात जब मंडप में मंत्र गूंज रहे थे, चंदर एक खंभे की ओट में खड़ा होकर 7 फेरों की रस्म देख रहा था। जब सुधा ने कैलाश के गले में वरमाला डाली, चंदर को लगा जैसे उसके अपने प्राण शरीर से खींचे जा रहे हों। उसने त्याग की जिस काल्पनिक प्रतिमा को अपने भीतर गढ़ा था, वह मंडप की अग्नि में भस्म होकर केवल पश्चाताप की राख छोड़ रही थी। 'विदाई की बेला आई। सुधा ने अपने पिता के गले लगकर विलाप किया।
बिनती से लिपट कर रोई, लेकिन जब वह चंदर के सामने आई तो उसके आंसू अचानक थम गए। उसने केवल चंदर के चरणों को छुआ और एकटक उसकी आंखों में देखा। उस मौन दृष्टि में संसार का सबसे गहरा दर्द, सबसे बड़ा समर्पण और कभी न खत्म होने वाला उलाहना था। डोली उठ गई। बारात के चले जाने के बाद जब घर का सन्नाटा पसरा तो चंदर का दम घुटने लगा। वह उस खाली घर में एक पल भी रुकने का साहस नहीं जुटा सका। वह अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आया। हॉस्टल की चारदीवारी चंदर को काटने लगी। वह जिस अपराध बोध से भागना चाहता था वह हर पल उसका पीछा कर रहा था। रिसर्च, किताबें, बौद्धिक चर्चाएं, सब कुछ उसके लिए बेमानी हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसे वह किसी भी तर्क से सही साबित नहीं कर सकता था। इसी मानसिक बिखराव और बेचैनी के दौर में चंदर की जिंदगी में पम्मी का प्रवेश हुआ। पम्मी यानी पामेला एक आधुनिक, स्वतंत्र विचारों वाली और पाश्चात्य संस्कृति में पली बढ़ी युवती थी। वह पारंपरिक नैतिकताओं और सामाजिक ढकोसलों को नहीं मानती थी। उसके लिए जिंदगी का अर्थ अपनी शर्तों पर जीना, देह के सुख और क्षणिक आनंद को बिना किसी संकोच के स्वीकार करना था। पम्मी को जब चंदर के इस आंतरिक द्वंद्व और उसके तथाकथित देवत्व के टूटने की भनक लगी तो उसने चंदर को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह चंदर के उस खोखले आदर्शवाद का उपहास उड़ाती और उसे समझाती कि उसने सुधा को त्याग कर कोई महान काम नहीं किया, बल्कि 2 जिंदगियों को एक साथ बर्बाद कर दिया है। पम्मी की बेबाकी और उसकी उन्मुक्त जीवन शैली चंदर के लिए एक नशे की तरह थी। चंदर, जो जीवन भर संयम, मर्यादा और आत्मनियंत्रण के कड़े नियमों में बंधा रहा था, अब उस दर्द को भुलाने के लिए पम्मी की सोहबत में डूबने लगा। वह क्लब जाने लगा, सिगरेट के धुएं और देर रात की महफिलों में अपने भीतर्रा की चीखों को दबाने की कोशिश करने लगा। पम्मी चंदर के करीब आना चाहती थी। वह उसके देह और मन दोनों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। चंदर भी उस आकर्षण के भंवर में खिंचता चला गया, लेकिन जब भी वह पम्मी के आगोश में जाता उसके कानों में सुधा की अंतिम विदाई का मौन और उसकी निष्पाप दृष्टि गूंज उठती। वह चाहकर भी पूरी तरह न तो देवता रह पा रहा था और न ही खुलकर गुनहगार बन पा रहा था। चंदर अपने ही बुने हुए नैतिक जाल में छटपटा रहा था, जबकि दूसरी ओर ससुराल में सुधा एक ऐसे वैवाहिक जीवन का दंश झेल रही थी जिसमें तन तो कैलाश का था, लेकिन आत्मा आज भी उस चंदर के पास ही गिरवी रखी थी जिसने उसे खुद अपने हाथों से बेच दिया था। सुधा की विदाई के बाद चंदर अपने अपराध बोध से भागने के लिए पम्मी के उन्मुक्त संसार में डूबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उधर ससुराल की चारदीवारी में सुधा जिस मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से गुजर रही थी उसकी खबर अब इलाहाबाद पहुंचने वाली थी। सुधा का ससुराल बाहर से देखने में जितना वैभवशाली और प्रतिष्ठित था, भीतर से उतना ही खोखला और संवेदनहीन था। कैलाश एक आधुनिक और व्यस्त व्यक्ति था, लेकिन उसके भीतर वह आत्मीय कोमलता नहीं थी जो किसी संवेदनशील स्त्री के घावों को समझ सके। वह सुधा को अपनी पत्नी, अपने घर की सजावट और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा तो मानता था, लेकिन सुधा के उस मौन, उदास और शून्य मन को छूने का प्रयास उसने कभी नहीं किया। सुधा ने एक आदर्श भारतीय कुलवधू की तरह ससुराल के सारे नियम और जिम्मेदारियां स्वीकार कर ली थीं। वह सुबह से शाम तक सबकी सेवा करती, सास ससुर के आदेशों का पालन करती और कैलाश के हर हुक्म पर सिर झुका देती, लेकिन उस कर्तव्यनिष्ठा के पीछे उसका मन एक पत्थर की तरह सुन्न हो चुका था। कैलाश को जब यह एहसास हुआ कि सुधा तन से तो उसके पास है, लेकिन उसका मन किसी अदृश्य लोक में खोया रहता है, तो उसके भीतर का पुरुष अहंकार आहत होने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर तलखियां बढ़ने लगीं। सुधा पर ताने कसे जाने लगे। उसके मौन को उसका घमंड समझा जाने लगा। ससुराल की विलासिता सुधा के लिए एक स्वर्ण पिंजरे जैसी बन गई, जिसमें उसकी आत्मा हर पल घुट रही थी। इधर इलाहाबाद में चंदर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह यूनिवर्सिटी में अपनी पहचान खो रहा था। उसकी शोध की गति धीमी पड़ चुकी थी और उसका अधिकांश समय पम्मी के साथ व्यर्थ की बहसों और क्लबों के धुएं में बीत रहा था। डॉक शक्ल के घर जाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी, क्योंकि वहां की हर दीवार, हर कमरा और बिनती की उदास आंखें उसे उसके अपराध की याद दिलाती थीं। तभी एक दोपहर डाकिया चंदर के हॉस्टल के कमरे पर एक पत्र लेकर पहुंचा। लिफाफे पर सुधा की परिचित लिखावट देखकर चंदर के हाथ कांप उठे।
दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएंगी। उसने कांपती उंगलियों से लिफाफा खोआ। फराबू नीली स्याही के कुछ शब्द आंसुओं की बूंदों से हल्के धुंधले पड़ चुके थे। सुधा ने पत्र में किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। उसने न अपने ससुराल के अपमान का रोना रोया था, न ही कैलाश की बेरुखी का जिक्र किया था, लेकिन पत्र की हर एक पंक्ति में छिपा मर्म चंदर के दिल में खंजर की तरह उतरता चला गया। सुधा ने लिखा था कि वह चंदर के दिए हुए आदेश का अक्षरशः पालन कर रही है। उसने अपने पिता का मान रख लिया है और चंदर के बताए मार्ग पर चलकर खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। लेकिन उसने चंदर से एक सवाल पूछा था, क्या एक स्त्री का शरीर उसकी आत्मा से अलग होकर जी सकता है? उसने लिखा कि जब भी कैलाश उसके करीब आता है, उसे लगता है कि वह अपने ही अस्तित्व के साथ कोई भयानक विश्वासघात कर रही है, क्योंकि उसकी आत्मा तो उसी दिन इलाहाबाद की छत पर चंदर के चरणों में छूट गई थी। सुधा ने पत्र के अंत में चंदर की कुशलता पूछी थी और उससे विनती की थी कि वह अपना ख्याल रखे, अपनी पढ़ाई पूरी करे और बिनती का ध्यान रखे। उसने चंदर को याद दिलाया था कि चंदर उसके लिए केवल एक इंसान नहीं, बल्कि उसके जीवन का ईश्वर था और ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, भले ही उसके बनाए नियम किसी की जान ही क्यों ना ले लें। उस पत्र को पढ़कर चंदर फूट फूट कर रो पड़ा। उसका सारा दार्शनिक ज्ञान, उसका अहंकार और उसका तथाकथित देवत्व उस कागज के टुकड़े के सामने घुटनों पर आ गया। उसने महसूस किया कि उसने जिसे महान त्याग समझा था, वह असल में एक कमजोर, डरपोक और कायर इंसान का फैसला था, जिसने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए एक फूल जैसी लड़की को जीते जी चिता पर चढ़ा दिया था। उस शाम जब पम्मी हमेशा की तरह अपनी अल्हड़ता और उन्मुक्त हंसी के साथ चंदर के कमरे पर आई, तो चंदर ने उसे वह पत्र दिखाया। पम्मी ने पूरा पत्र पढ़ा। उसकी आंखों में पहली बार वह चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सन्नाटा उतर आया था। पम्मी ने पत्र मेज पर रखा और चंदर की आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर स्वर में कहा कि सुधा कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह एक देवी है। लेकिन चंदर ने अपने आदर्शों के झूठे मंदिर में उस देवी की बलि चढ़ाकर खुद को केवल गुनाहों का देवता बना लिया है। पम्मी की यह बात चंदर की आत्मा को तार तार कर गई। चंदर ने उसी क्षण फैसला किया कि वह अब इस मानसिक कायरता में नहीं जिएगा। वह किसी भी तरह सुधा को इस नर्क से निकालेगा, भले ही इसके लिए उसे पूरी दुनिया और समाज के नियमों से ही क्यों न लड़ना पड़े। सुधा का पत्र पढ़कर चंदर के आदर्शों की दीवारें ढह गई थीं। अब कहानी उस अत्यंत मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है जहां सुधा बीमार होकर अपने मायके इलाहाबाद लौटती है और नियति इन टूटे हुए दिलों को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर देती है। सर्दियां बीत चुकी थीं और इलाहाबाद में वसंत की विदाई के साथ ही हवा में एक तपिश और उदासी घुलने लगी थी। यूनिवर्सिटी के लॉन में अब वह पहले जैसी रौनक नहीं थी। धीरेन्द्र शुक्ल के बंगले पर एक सुबह अचानक एक टेलीग्राम पहुंचा। सूचना थी कि सुधा की तबीयत बेहद खराब है और ससुराल वाले उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के इरादे से मायके भेज रहे हैं। यह खबर मिलते ही डॉक्टर शुक्ल की चिंता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत चंदर को बुलवाया। महीनों बाद जब चंदर उस जाने पहचाने बंगले की दहलीज पर पहुंचा तो उसका हर कदम भारी था। दीवारों पर आज भी सुधा की हंसी की गूंज बची थी, लेकिन अब वहां सिर्फ एक भारी सन्नाटा था। डॉक्टर शुक्ल की आंखों में अपनी बेटी के लिए बेबसी देखकर चंदर का दिल अंदर तक छलनी हो गया। अगले ही दिन दोपहर में जब तांगा डॉक्टर शुक्ल के दरवाजे पर रुका तो चंदर और बिनती बाहर दौड़े। तांगे से जो स्त्री उतरी उसे देखकर एक पल के लिए चंदर की सांसें थम गईं। वह कभी वह खिलखिलाती, अल्हड़ और चंचल सुधा नहीं लग रही थी। उसका रूप रंग सूखकर पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और गाल अंदर धंस चुके थे। उसके भारी रेशमी कपड़ों और गहनों के नीचे एक ऐसा बीमार शरीर छिपा था जिसमें प्राणों की लौ बहुत धीमी हो चुकी थी। बिनती दौड़कर सुधा से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सुधा की आंखों में आंसू नहीं थे। वह बस एक पत्थर की मूरत की तरह शांत खड़ी रही। जब उसकी नज़र सामने खड़े चंदर पर पड़ी तो उसके सूखे कांपते होठों पर एक बहुत हल्की दर्दनाक मुस्कान उभर आई। उस एक मुस्कान में शिकायतों का ऐसा समंदर था जिसे दुनिया का कोई शब्द बयां नहीं कर सकता था। सुधा को संभालकर ऊपर उसी के पुराने कमरे में ले जाया गया। वही खिड़की, वही बिस्तर और वही किताबें, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अब उस कमरे की हवा में जीवन की जगह एक मूक विदा की गंध फैली थी।
डॉक्टरों को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने शुक्ल को अकेले में ले जाकर बताया कि सुधा किसी बाहरी शारीरिक बीमारी से ज़्यादा किसी गहरे मानसिक आघात और अवसाद की शिकार है। उसका दिल और मस्तिष्क पूरी तरह टूट चुके हैं और अगर उसकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उसका शरीर ज़्यादा दिन तक इस दबाव को नहीं झेल पाएगा। शाम को जब कमरे में कोई नहीं था, चंदर दबे पांव सुधा के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखा। चंदर की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह पहली बार अपने सारे दार्शनिक सिद्धांतों और बड़प्पन को भूलकर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। उसने सुधा का कमजोर ठंडा हाथ अपने कांपते हाथों में थाम लिया और कहा कि वह उसे माफ कर दे। उसने स्वीकार किया कि उसने जो कुछ भी किया वह कोई महान त्याग नहीं था, बल्कि उसकी कायरता थी जिसने सुधा की यह हालत कर दी। सुधा ने बहुत मुश्किल से अपना दूसरा हाथ उठाया और चंदर के सिर पर रख दिया। उसकी आवाज बेहद कमजोर लेकिन उतनी ही गहरी थी। उसने कहा कि चंदर को पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तो वही किया जो एक देवता को करना चाहिए था। गलती तो उसकी थी जो एक साधारण हाड़ मांस की स्त्री होकर किसी देवता से इंसानी प्यार की उम्मीद कर बैठी थी। सुधा के इस निश्चल और निर्दोष समर्पण ने चंदर के सीने पर और भी गहरा घाव कर दिया। उसे लगा कि काश सुधा उस पर चिल्लाती, उसे गालियां देती, उसे थप्पड़ मारती तो शायद उसका अपराध बोध कुछ कम हो जाता। लेकिन सुधा का यह अथाह शांत प्रेम उसके लिए असहनीय यातना बन चुका था। इधर घर के एक कोने में खड़ी बिंती इन दोनों के इस मूक दर्द को अपनी नम आंखों से देख रही थी। बिंती जानती थी कि चंदर और सुधा के बीच की यह दीवार अब कभी नहीं गिर सकती। बिंती के मन में चंदर के प्रति जो अगाध श्रद्धा और अनकहा स्नेह था वह अब एक गहरी पीड़ा में बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि इस घर की सारी खुशियां किसी अभिशाप की भेंट चढ़ चुकी हैं। उस रात जब चंदर बंगले से बाहर निकला तो इलाहाबाद की हवा में घुली गंध उसे याद दिला रही थी कि वक्त अब बहुत कम बचा है। सुधा दिन प्रतिदिन अपने अंत की ओर बढ़ रही थी और चंदर केवल एक लाचार मूकदर्शक बनकर अपनी ही बनाई तबाही का तमाशा देखने के लिए अभिशप्त था। गुनाहों का देवता की इस यात्रा में पिछले भाग में आपने देखा कि सुधा किस तरह बीमारी और गहरे मानसिक अवसाद के साथ मायके लौट आई थी। अब कहानी उस अत्यंत हृदय विदारक मोड़ पर पहुंचती है जहां सुधा का जीवन अंतिम सांसें गिन रहा था और बिंती का भविष्य भी एक भयानक संकट में फंसने वाला था। इलाहाबाद में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका था। जेठ की तपती दोपहरी और लू के गर्म थपेड़ों ने पूरे शहर को झुलसा कर रख दिया था। धीरेन्द्र शुक्ल के बंगले की दीवारें जैसे किसी भारी मातम के इंतजार में चुपचाप खड़ी थीं। घर में दवाइयों की गंध, डॉक्टरों की लगातार आवाजाही और हर चेहरे पर छाई गहरी मायूसी ने माहौल को बेहद बोझिल बना दिया था। सुधा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तेज बुखार, आंतरिक संक्रमण और सबसे बढ़कर जीने की इच्छा का पूरी तरह खत्म हो जाना, इन सब ने मिलकर उसके कमजोर शरीर को भीतर से खोखला कर दिया था। वह दिन भर बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़ी रहती। जब कभी वह आंखें खोलती, उसकी सूनी नजरें कमरे के दरवाजे पर ही टिक जाती, मानो वह केवल चंदर के कदमों की आहट का इंतजार कर रही हो। चंदर अब यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की दुनिया को छोड़कर लगभग पूरा समय उसी बंगले में बिताने लगा था। वह दिन रात सुधा के सिरहाने बैठता, उसे दवाइयां पिलाता, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता। जिस चंदर ने कभी अपने आदर्शों के दम में सुधा से मुंह मोड़ लिया था, आज वही चंदर एक बेबस सेवक की तरह सुधा के जीवन की भीख मांग रहा था। लेकिन नियति के चक्र को कोई नहीं बदल सकता था। इसी बीच एक दिन गांव से बिंती के पिता का पत्र शुक्ल को मिला। पत्र में लिखा था कि गांव में बिंती के लिए एक रिश्ता तय किया जा रहा है। लड़का अधेड़ उम्र का था, पहले से शादीशुदा था और उसका चरित्र भी ठीक नहीं था। लेकिन परिवार पर कर्ज और सामाजिक दबाव के कारण वे बिंती को उस नरक में धकेलने पर आमादा थे। यह पत्र पढ़कर बिंती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोने में बैठकर सिसक कर रोने लगी। उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसने चंदर को हमेशा एक रक्षक, एक देवता और अपने सबसे बड़े सहारे के रूप में देखा था। बिंती दौड़कर चंदर के पास पहुंची और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा कि वह उस नरक में जाने से पहले अपनी जान दे देगी, लेकिन वह किसी ऐसे अजनबी और क्रूर व्यक्ति के हाथों नहीं बिकेगी। चंदर के भीतर एक बार फिर वही पुराना द्वंद्व जाग उठा।
उसे लगा कि नियति उसके सामने एक बार फिर वही परीक्षा दोहरा रही है। पहले उसने सुधा को आदर्शों और मर्यादा की बलि चढ़ाकर खो दिया था और अब बिंती उसी आग में जलने जा रही थी। चंदर ने बिंती के सिर पर हाथ रखा और बेहद दृढ़ आवाज में कहा कि जब तक वह जीवित है बिंती के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। उसी शाम सुधा को जब होश आया तो उसने अपने पास बैठी बिंती और सामने खड़े चंदर को देखा। सुधा के चेहरे पर एक अजीब सा अलौकिक तेज था, मानो वह जानती थी कि उसका यह सफर अब समाप्त होने वाला है। सुधा ने कांपते हाथों से बिंती का हाथ पकड़ा और फिर बहुत कठिनाई से चंदर का हाथ थामकर दोनों के हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। सुधा की आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए चंदर को उसके बिल्कुल करीब झुकना पड़ा। सुधा ने कहा कि उसके जाने के बाद चंदर अकेला न रहे और बिंती को वह सहारा मिले जिसका वह हकदार है। सुधा ने चंदर से वचन मांगा कि वह बिंती को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चंदर की आंखों से अपनी मर्यादा की तरह करेगा। चंदर की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सुधा के हाथों को अपने आंसुओं से भिगोते हुए केवल इतना ही कह सका कि वह उसके बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुधा ने एक हल्की सी संतोष भरी अंतिम मुस्कान बिखेरी। उसने चंदर की ओर देखा, वही चंदर जिसे उसने चाहा, पूजा और जिसके एक इशारे पर अपनी जान तक न्योछावर कर दी। रात के तीसरे पहर जब बाहर इलाहाबाद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, सुधा का हाथ धीरे से चंदर की हथेली से छूटकर बिस्तर पर ढलक गया। सुधा की सांसों की डोर टूट चुकी थी। कमरे में केवल एक सन्नाटा और बिंती की मूक चीख बची थी। चंदर शून्य की तरह वहीं बैठा रहा। उसके भीतर की पूरी दुनिया, उसके सारे आदर्श, उसका ज्ञान और उसका तथाकथित देवत्व, सब कुछ सुधा के उस निष्प्राण शरीर के साथ उसी पल हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो चुका था।